इस वीडियो में हम Next.js के अंदर अपना पहला गेट राउट हैंडलर बनाएंगे जो कि एक REST API का एंड पॉइंट होगा। वो JSON डेटा रिटर्न करेगा। मतलब हम Next.js से ऐसा कुछ बना लेंगे जब हम लोकल होस्ट 3000/todos के ऊपर जाएंगे तो todos का पूरा डेटा आएगा। ठीक है, हम एक टू डू ऐप के लिए पूरा REST API बनाएंगे, हम पूरा CRUD ऑपरेशन करवाएंगे, क्रिएट की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करेंगे और रीड राइट डिलीट अपडेट ये सब फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम मेनली गेट राउट के ऊपर फोकस करेंगे ताकि हम गेट राउट के ऊपर जब रिक्वेस्ट करें तो हमें सारे टू डूज मिल जाएं। और इस चीज़ के लिए आपको पता होना चाहिए गेट क्या होता है, पोस्ट क्या होता है, पैच डिलीट रिक्वेस्ट क्या होती हैं, ये HTTP मेथड्स क्या होते हैं, क्यों इसको यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। अगर आपको पहले ही नहीं पता है और आपको बैकएंड का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि बैकएंड क्या होता है, कैसे करते हैं, तो आप ये हिस्सा फॉलो मत करिए। आप पहले बैकएंड सीख लीजिए। एटलीस्ट जो यूट्यूब के ऊपर मेरा Node.js का जो फ्री हिस्सा है, उतना अगर आप सीख लेंगे तो भी आपको एक बैकएंड का आइडिया लग जाएगा कि बैकएंड के ऊपर क्या किया जा सकता है। उसके बाद अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा। लेकिन अगर आपने REST APIs पहले बना रखी हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। एक नई टू डू एप्लीकेशन मैंने बना के रखी है और अभी हम यूआई के ऊपर कोई काम नहीं करेंगे। एक बना-बनाया एप्लीकेशन है। इसके यूआई को और जो भी हम एपीआईज़ बनाएँगे, ये हम फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ में इंटीग्रेट करेंगे दोनों को साथ में। ये एक यूआई है टू डू एप्लीकेशन, इसके अंदर हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं जैसे कि लर्न जेएस, और ये करके अगर मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर ये स्टेट के अंदर जो भी स्टेट्स का पूरा एरे है उसी के अंदर ऐड हो जाता है। अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये गायब हो जाएगा। मतलब कहीं डेटाबेस के अंदर, कहीं मेमोरी के अंदर, कहीं लोकल स्टोरेज के अंदर ये परसिस्ट नहीं करता है। ठीक है? अभी अगर हम इसको चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो हम एडिट भी कर सकते हैं। इससे Node.js में से जेएस में रिमूव कर देता हूँ और अगर मैं सेव करूँगा तो सेव हो जाएगा, अगर कट करूँगा तो जैसा था वैसा ही रह जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार सेव भी करके दिखा देता हूँ। ये सेव हुआ और हम फ़िल्टर भी कर सकते हैं यहाँ पे। एक्टिव मतलब अभी कौन-सा टास्क बाकी है, कंप्लीटेड ये कौन-सा कंप्लीट हो चुका है, और ऑल इसका फ़िल्टर भी लगा है। और ऐसे हम इसको मतलब कंप्लीट और अनकंप्लीट मार्क कर सकते हैं। हम यहाँ पर चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करके, और यहाँ पर अगर हम कुछ नया ऐड करेंगे तो हम प्लस के ऊपर भी क्लिक करके ऐड कर सकते हैं या फिर एंटर प्रेस करके भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिक फंक्शनैलिटी एक बेसिक टू डू ऐप है। यहाँ पे डार्क मोड और लाइट मोड का भी फंक्शनैलिटी है। लेकिन अभी हम यूआई के ऊपर कुछ भी नहीं काम करेंगे। मैं आपको कोड भी दिखा देता हूँ कि या इसका कोड किस तरह से है। यहाँ पर एक हमारा ये ऐप कंपोनेंट है। ये एक कंप्लीटली न्यू एप्लीकेशन है। न्यू एप्लीकेशन मैंने क्रिएट किया और उसके अंदर ये पूरा मैंने बना दिया, और ये मैंने नहीं बनवाया, मतलब मैंने एआई से बनवा दिया। ये bolt.न्यू इस वाली एआई का यूज़ करके मैंने ये एप्लीकेशन बनाई है। और इसने फालतू एक्स्ट्रा कोड कुछ दे दिया था, उसको मैंने रिमूव करके कोड क्लीन किया है। थोड़ा मतलब थोड़ा-सा खराब कोड एआई दे देता है, लेकिन जो यूआई है उसने ही पूरा बनाया है। कलर-वलर थोड़ा बहुत मैंने चेंज किया है। ठीक है, तो एक बार मैं कोड भी दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा page.js फाइल है और ये हमारा पूरा यूज़ क्लाइंट है, और ये करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर आप इस तरह की एप्लीकेशन बनाते हैं, क्योंकि हमारे होम पेज के ऊपर ही इंटरैक्टिविटी चाहिए हमें। तो ये यूज़ क्लाइंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहें तो ब्रेक डाउन कर सकते हैं इसको अलग-अलग कंपोनेंट के अंदर और होम पेज को ना बनाएँ यूज़ क्लाइंट। लेकिन ठीक है, अगर इस तरह की टू डू एप्लीकेशन बना रहे हैं, जो कि सिंगल पेज एप्लीकेशन, इसमें मल्टीपल पेजेस भी नहीं है। मतलब ये एक तो सिंगल पेज एप्लीकेशन उस तरह से होती है जिसमें मल्टीपल पेजेस भी होते हैं, लेकिन फिर भी उसको सिंगल पेज एप्लीकेशन बोलते हैं। ये लिटरली मतलब इसमें दूसरे पेजेस नहीं रहेंगे, ठीक है? इसमें एक होम पेज ही रहेगा। वैसा कोई क्लाइंट साइड राउटिंग वाला दूसरा पेज भी नहीं रहेगा। अगर ऐसा है तो ठीक है, मतलब हमें पूरा इंटरैक्टिविटी ऐड करना है तो यूज़ क्लाइंट कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हमने मेन होम पेज के अंदर ही ऐड कर दिया, ठीक है? तो सही है। अभी यहाँ पे आपको मैं कोड दिखा देता हूँ। ये हमारा टू डूज़ का पूरा आइटम है, जो कि 3 टू डूज़ हैं यहाँ पे, ठीक है? और ये एक स्टेट यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं इसी का यूज़ करके, और नीचे यहाँ पे रेंडर करवा रहे हैं। ये पूरा रेंडर है, और यहाँ पे टू डू फॉर्म है, टू डू लिस्ट का कंपोनेंट है, और ये सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे ये एग्ज़िस्ट करती हैं। ये तो थीम प्रोवाइडर कंपोनेंट है, और ये टू डू फॉर्म है, ये टू डू आइटम है, ये टू डू लिस्ट है, ठीक है? तो
इतने कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे और एक हमारा पेज है और एकदम सिंपल सा टेलविंड का यूज़ करके ये प्रोजेक्ट बना है। ठीक है, तो यूआई के ऊपर अभी हम नहीं ध्यान देंगे। यूआई को हम ऐसे बंद कर देते हैं, फ्यूचर में हम इसके अंदर अपनी एपीआईज़ इंटीग्रेट करेंगे। अभी हम एपीआईज़ बनाने के ऊपर ध्यान देंगे। हमने देखा था कि अगर पेज बनाना है तो हमें एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है? टू डूज़ का अगर हमें पेज बनाना है तो एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, लेकिन इसके अंदर हम पेज नहीं, हम route.js नाम की फ़ाइल बनाएँगे और ये फ़ाइल क्या करेगी, ये पेज नहीं क्रिएट करवाएगी, ये हमारे राउट हैंडलर्स क्रिएट करेगी, ठीक है? अब अगर हमें गेट रिक्वेस्ट पर कोई डेटा सेंड करना है, तो हम वो कैसे कर सकते हैं? हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट और एक हम फंक्शन बनाएँगे, कॉन्स्ट करके फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन हम ऐसे बना लेते हैं, एक्सपोर्ट फंक्शन और फंक्शन का नाम देना है गेट, कैपिटल लेटर में। एग्जैक्ट इस तरह से हमें गेट फंक्शन का नाम देना है, ठीक है? और यहाँ से हमें रिटर्न करना है, एक बार मैं कुछ ऐसे ही रिटर्न करवा देता हूँ, ठीक है? मैं हेलो वर्ल्ड ये रिटर्न करता हूँ और एक कंसोल लॉग यहाँ पे लिख देता हूँ, कंसोल लॉग रनिंग गेट हैंडलर, गेट राउट हैंडलर, ठीक है? यानी कि हमारा गेट वाला राउट हैंडलर रन कर रहा है। अब हम देखते हैं कि इसका राउट बना है कुछ कि नहीं, और ये जो रिटर्न कर रहे हैं ये कहीं रिस्पॉन्स के अंदर आता है कि नहीं, ठीक है? तो हम यहाँ पर आएंगे और स्लैश टू डूज के ऊपर आएंगे। अभी मैं एंटर प्रेस करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे कंसोल ओपन कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर ये देखो, इधर कंसोल ओपन करते ही यहाँ पे ये दिखा रहा है नो रिस्पॉन्स इज रिटर्न फ्रॉम राउट हैंडलर। ये हमने एंटर नहीं प्रेस किया है अभी, ठीक है? ये कंपाइल करते टाइम ही इसने टू डूज के ऊपर रिक्वेस्ट भेज के चेक कर लिया। एक बार अगर हम एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखो दिस पेज इज नॉट वर्किंग ऐसा बोल रहा है, और फिर से वही एरर आ रही है, दोबारा से वही एरर आ गई है कि नो रिस्पॉन्स इज रिटर्न, ठीक है? इंश्योर यू रिटर्न अ रिस्पॉन्स और नेक्स्ट रिस्पॉन्स। बेसिकली ये बोल रहा है कि यहाँ से हम डायरेक्टली इस तरह से स्ट्रिंग नहीं रिटर्न कर सकते हैं, हमें रिस्पॉन्स रिटर्न करना होगा, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए हम कैसे एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसके लिए हमें लिखना होता है न्यू रिस्पॉन्स। और ये जो रिस्पॉन्स कंस्ट्रक्टर फंक्शन है या रिस्पॉन्स क्लास बोल सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का चीज है। ये हम प्लेन टर्मिनल के अंदर भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करता हूँ, ठीक है? टर्मिनल नहीं, ये जावास्क्रिप्ट का कंसोल। यहाँ पर अगर हम इस तरह से एंटर प्रेस करेंगे ना, तो ये देखो एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है? और ये वही रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है जो कि हमें फेच के अंदर जब हम रिक्वेस्ट करते हैं ना तो रिस्पॉन्स आता है, फिर उसके ऊपर डॉट जेसॉन करते हैं, ये वही ऑब्जेक्ट है। अगर हम यहाँ पे डॉट जेसॉन करेंगे, ठीक है? एक बार मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लेता हूँ, कॉन्स्ट रेज, और रेज डॉट जेसॉन अगर हम करते हैं तो अभी ये एरर देगा क्योंकि इसके अंदर हमने जेसॉन नहीं सेव करवाया था। अगर हमने जेसॉन सेव करवाया होता, यहाँ पे मैं एक जेसॉन सेव करता हूँ, ठीक है? कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू अनुराग। मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ कि ये जो रिस्पॉन्स कंस्ट्रक्टर है ये जावास्क्रिप्ट का चीज है, कोई नेक्स्ट जेएस का स्पेसिफिक चीज नहीं, जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है। मैं इसके अंदर एक जेसॉन ऑब्जेक्ट डाल रहा हूँ, ठीक है? अभी इस तरह से अगर हम इसको एंटर प्रेस करके सेव कर देंगे तो ये वैलिड जेसॉन नहीं क्रिएट होगा, इसको हमें जेसॉन के अंदर स्ट्रिंगिफाई करके सेव करना होगा, ठीक है? ये एक स्ट्रिंग लेता है यहाँ पे, जेसॉन स्ट्रिंग। यहाँ पर हमें जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई करना होगा, ठीक है? स्ट्रिंगिफाई करके मैं यहाँ पर ये जेसॉन डाल देता हूँ। तो हमारा एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं करूँगा कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट res डॉट जेसॉन, ठीक है? ये मैं करूँगा। अभी ये डेटा आ गया है, मैं डेटा को अगर कंसोल लॉग करूँ तो ये देखो डेटा के अंदर वही चीज़ आ रहा है, यानी कि जो ये हमें रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मिलता है फेच एपीआई को कॉल करके, वो ऐसे ही बिहाइंड द सीन्स क्रिएट किया जाता है, ठीक है? तो वही चीज़ हम यहाँ पे नेक्स्ट जेएस के अंदर कर रहे हैं, न्यू रिस्पॉन्स करेंगे। अगर हम यहाँ पे जेसॉन कुछ डालना चाहते हैं, हम चाहें तो जेसॉन भी डाल सकते हैं। चलो मैं ऐसे ही जहाँ जो मैंने यहाँ पे जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई किया था ना, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये डाल देता हूँ,
मैं अगर चाहूँ तो इस तरह से मैं जेसॉन डाल सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पर मैं मैसेज कर देता हूँ, मैसेज हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ये डाल दिया मैंने, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे तो कंसोल के अंदर एक बार दोबारा से रिस्टार्ट कर देते हैं। जो एरर है वो पुरानी एरर दिखा रही थी, अब दोबारा से एरर यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि हम यहाँ से एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब इधर हम आके रिफ्रेश करेंगे, एक बार रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो हमें ये जेसॉन डेटा दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है एक कि जो जेसॉन डेटा है ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में दिख रहा है, ये जेसॉन के फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है। अगर ये जेसॉन के फॉर्मेट में होता ना तो मेरे इसमें एक्सटेंशन है, एक एक्सटेंशन है, किधर गया, एक ये जेसॉन प्रो व्यूअर, जेसॉन व्यूअर प्रो, तो इसको कलराइज कर देता, मतलब रंग बिरंगा कर देता। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये जेसॉन के फॉर्मेट में क्यों नहीं आ रहा है? ये इसलिए है क्योंकि हमारे ब्राउजर को ये समझ आया कि ये जो रिस्पॉन्स आया है ये एक जेसॉन का रिस्पॉन्स है। ये समझने के लिए हमें सर्वर से एक हेडर सेंड करना होता है, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन। अभी अगर हम नेटवर्क रिक्वेस्ट को जाके देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे आके दिखाता हूँ, और ये फेच रिक्वेस्ट नहीं जा रही है, यहाँ पे ऑल क्लिक करेंगे तभी हमें रिक्वेस्ट दिखेगी, ठीक है। ये नॉर्मल रिक्वेस्ट है, ब्राउजर के थ्रू रिक्वेस्ट जा रही है, ये गेट रिक्वेस्ट हम सेंड कर रहे हैं। और यहाँ पे रिस्पॉन्स हेडर्स के अंदर कंटेंट टाइप अगर आप देखेंगे तो टेक्स्ट स्लैश प्लेन है, ठीक है। ये है हमारा कंटेंट टाइप। ये कैर सेट बता रहा है कि उसके अंदर कैरेक्टर्स किस तरह के हैं, ठीक है। UTF-8 है, ये कैरेक्टर इनकोडिंग होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें इस चीज पर मेन ध्यान देना है, टेक्स्ट स्लैश प्लेन, यानी कि इसके अंदर प्लेन टेक्स्ट है, जेसॉन डेटा नहीं है। तो ये इसको नॉर्मल स्ट्रिंग लग रही है, भले हम जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर रहे हैं तो ये स्ट्रिंग करके दे देता है। जो जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई होता है ना, वो प्लेन स्ट्रिंग बना देता है, तो ब्राउजर हमारा उसको प्लेन स्ट्रिंग की तरह समझ रहा है। अब हमें इसको अगर बताना है अपने ब्राउजर को कि हम जेसॉन डेटा भेज रहे हैं, तो हम इसको जेसॉन की तरह समझो, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर इधर सेकंड आर्गुमेंट हम पास कर सकते हैं, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर हम सेकंड आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और एक ऑब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पे हम हेडर्स सेट कर सकते हैं, और हेडर्स एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा जहाँ पर हम कंटेंट टाइप, यहाँ पर ये सजेशन नहीं देगा, हमें मैनुअली लिखना होगा शायद, यहाँ पे कंटेंट टाइप, कंटेंट, और इस तरह से हम लिखते हैं कंटेंट डैश टाइप, टाइप्स नहीं टाइप होगा, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन, बस इतना अगर हम कर देते हैं। अब आप देखना, इसके ऊपर मैं आऊँगा और एंटर प्रेस करूँगा, ये देखो ये पूरा जेसॉन के रूप में दिखा रहा है। मतलब ये एक्सटेंशन के कारण, जो हमारा ब्राउज़र का एक्सटेंशन है, इसके वजह से ये फॉर्मेट होके जेसॉन के फॉर्मेट में आ रहा है। अभी अगर मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लूँ इनकॉग्निटो टैब के अंदर, तो यहाँ पर ये उस तरह से कलरफुल होके नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रिटी प्रिंट का ऑप्शन है, ठीक है। यानी कि ब्राउज़र जो हमारा बेयर मिनिमम ब्राउज़र है बिना किसी एक्सटेंशन के, वो भी इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है कि हाँ यहाँ पे जेसॉन आ रहा है। अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट स्लैश प्लेन भेज दें कंटेंट टाइप, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, टेक्स्ट स्लैश प्लेन, ये बाय डिफॉल्ट ही जाता है, ठीक है। तो देखो वहाँ पे जो प्रिटी प्रिंट का ऑप्शन था वो गायब हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे एप्लीकेशन का कंटेंट टाइप सेट करते हैं जेसॉन, ठीक है। ये हमारा ब्राउजर यूज करेगा उस हेडर को कि सर्वर ने ये भेजा, इसका मतलब कि इसके अंदर जेसॉन डेटा है। और अगर हम इस जेसॉन डेटा को इनवैलिड कर दें, मतलब यहाँ पे जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके ना भेजें, ठीक है, हम यहाँ पे हाँ ऐसा भेज देते हैं। अब ये प्रॉपर जेसॉन डेटा नहीं है, जबकि कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन है, तो ब्राउजर कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये प्रिटी प्रिंट का बटन दे रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन भेजा है, लेकिन जो डेटा है वो एक्चुअल जेसॉन नहीं है। यहाँ पर अगर हम आके देखेंगे तो यहाँ पर देखो ये हमारा जो ये एक्सटेंशन है, इसने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि इसके अंदर जो डेटा है वो एक्चुअल जेसॉन डेटा नहीं है। और रिकॉग्नाइज किया या नहीं, ज़्यादा कुछ रिकॉग्नाइज नहीं किया, ये किक इन हो गया। हमारा जो जेसॉन प्रो व्यूअर है ना, उसने इसका बैकग्राउंड कलर कुछ डिफरेंट कर दिया है। अगर आप इसका बैकग्राउंड कलर देखेंगे तो दूसरा, इसका बैकग्राउंड कलर कुछ दूसरा है।
यानी कि ये जेसॉन प्रो व्यूअर भी समझ नहीं पा रहा है कि किस तरह का डेटा है, क्योंकि बोला गया है हमने एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन डेटा भेजा, लेकिन भेजा है टेक्स्ट डेटा। तो ऐसा नहीं करना है, जिस तरह का डेटा हम भेजेंगे वही टाइप हम यहाँ पे सेट करेंगे। ठीक है, तो हमारा एक गेट राउट हैंडलर बन गया है। अभी मैं दोबारा से इसको रिफ्रेश करूंगा, और जितनी बार हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे यानी कि रिक्वेस्ट भेजेंगे, उतनी बार ये रन होगा, रनिंग गेट राउट हैंडलर। तो इसके अंदर का फंक्शन उतनी बार रन होगा। अगर 1000 बार भेजेंगे तो 1000 बार रन होगा। मैं यहाँ पे बार बार रिक्वेस्ट मैं 10-15 बार ऐसे रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर हम आके देखेंगे तो ये देखो रनिंग गेट राउट हैंडलर, ये कितनी बार रन हो गया, मैंने कई बार क्लिक कर दिया था ना। तो ये हमने बना लिया है। अब यहां से हम एक काम करेंगे, इधर से हम अपने टू डूज का डेटा सेंड करेंगे। ठीक है, हम हेलो वर्ल्ड नहीं सेंड करेंगे, हम टू डूज का डेटा सेंड करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास ये टू डूज का एक डेटा है, एक एरे है, ये एरे है। इस चीज को हम चाहें तो एज इट इज कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर ऐसे रख सकते हैं, और फिर res.json के अंदर, मतलब ये रिस्पॉन्स कर रहे हैं। res.json मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नोड जेस होता है वहाँ पे एक्सप्रेस यूज करते टाइम हम रिस्पॉन्स भेजने के लिए res.json यूज करते हैं। पहले नेक्स्ट जेस के पुराने वर्जन्स के अंदर भी वही यूज होता था, मतलब एकदम वैसे ही सिंटैक्स था। अब इन लोगों ने बदल दिया है। ठीक है, ये चेंज कर दिया इन्होंने सिंटैक्स। नहीं तो अगर आपने एक्सप्रेस जेएस पहले पढ़ा था तो एकदम वैसे ही सिंटैक्स था, वैसे ही में रिस्पॉन्स भेजना था। तो यहाँ पे हम टू डूज डेटा भेज देंगे, और अभी आके हम रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो एकदम हमें रिस्पॉन्स ये मिल रहा है। और इसको अभी के लिए मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ पर मैं आके देखूंगा तो ये देखो हमें प्रॉपर जेसॉन डेटा यहाँ पे रिसीव हो रहा है। लेकिन हम एक काम करेंगे, ये जो जेसॉन का डेटा है हमारा, इस चीज को हम एक जेसॉन फाइल के अंदर रखेंगे, हम यहाँ पर नहीं रखेंगे। और ये जो डेटा है ये अभी जेसॉन के फॉर्मेट में नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। तो हम एक जेसॉन फाइल के अंदर अगर सेव करेंगे, मैं एक फाइल बना लेता हूँ, चलो यहीं पे मैं बना लेता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बना लें या फिर चलो मैं बाहर बना लेता हूँ, एकदम सबसे बाहर इधर मैं डीबी या फिर टूडूज डॉट जेसॉन ये कर लेता हूँ। ठीक है, टूडूज डॉट जेसॉन, और इसके अंदर मैं ये पूरा अगर सेव करवाऊंगा तो ये एरर दे रहा है, क्योंकि ये वैलिड जेसॉन नहीं, वैलिड जेसॉन के अंदर की भी एक स्ट्रिंग होती है, और वैल्यू भी अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग रहेगी। की को भी हमें डबल कोट के अंदर रखना होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैनुअली यहाँ पे कर देता हूँ डबल कोट। अगर ज्यादा होता तो मैं कोई दूसरा तरीका यूज करता। ठीक है, हमारा वैलिड जेसॉन बन गया और सेव कर दिया, ये फॉर्मेट हो गया है। और लास्ट से ये कॉमा हटा देंगे। ठीक है, तो ये टूडूज डॉट जेसॉन के अंदर हमने ये सेव कर दिया है। अब यहाँ पे आएंगे और इधर हमें टूडूज डेटा कैसे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम नहीं सेव करेंगे, हम इंपोर्ट करवाएंगे इसको। हम जेसॉन फाइल से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट टूडूज डेटा फ्रॉम टूडूज, हमें पहले तो रूट फोल्डर के अंदर जाना होगा। यहाँ पे हम रूट फोल्डर के अंदर आ गए हैं। अब हमें यहाँ पे todos/json ये फाइल मिल रही है। हम इस तरह से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे console log करके भी दिखा देता हूँ। जेसॉन फाइल से भी डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। एक बार मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट अभी अगर सेंड करूँगा, हमारे पास एग्जैक्टली वैसे ही डेटा आएगा। यहाँ पे देखो console log में भी प्रिंट हो रहा है और यहाँ पे भी प्रिंट हो रहा है। लेकिन इस तरह से जेसॉन से इंपोर्ट करना जावास्क्रिप्ट के अंदर डायरेक्टली इस तरह से नहीं इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर इंपोर्ट करना है तो हमें यहाँ पे लिखना होगा विथ और टाइप जेसॉन, ऐसे कुछ सिंटैक्स होता है। ठीक है, इस तरह से हम अगर लिख देंगे तो हम प्लेन जावास्क्रिप्ट के अंदर भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो कोई एरर नहीं आ रही क्योंकि ये वैलिड जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स है, विथ टाइप जेसॉन। ठीक है, इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट जेएस जो है वो हमें इस तरह से प्रोवाइड करता है कि हम डायरेक्टली ऐसे इंपोर्ट कर लें और जेसॉन का एक्सटेंशन नहीं भी देंगे
तो भी ये इंपोर्ट हो जाएगा और वर्क करेगा। ये देखो, ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये हम इस तरह से टू डूज को इंपोर्ट कर लेंगे और ये हमारा टू डूज का गेट राउट बन गया है। बस इतना ही करना था। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि हम अगर जेसॉन डेटा सेंड कर रहे हैं ना, जेसॉन डेटा इतनी बार सेंड करते हैं कि रिस्पॉन्स, जो ये रिस्पॉन्स नाम का कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, ये हमें एक नया तरीका प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्या हम ऐसे रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, और इसके अंदर हम टू डूज डेटा इस तरह से डाल सकते हैं। तो ये क्या करेगा, बिहाइंड द सीन्स दो काम करेगा। एक तो स्ट्रिंगिफाई कर देगा इसको, ठीक है, यहाँ पर हमने स्ट्रिंगिफाई करके नहीं डाला है। दूसरा काम क्या करेगा, ये हेडर को सेट कर देगा। ये जेसॉन मेथड, रिस्पॉन्स के ऊपर जेसॉन नाम का मेथड मिलता है, और रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन के अंदर हम अपना ऑब्जेक्ट डाल देंगे, ऑटोमेटिकली वो सेट कर देगा। क्या भूल गया मैं, क्या सेट कर दूँ, ये जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर देगा और कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन सेट कर देगा, यानी कि हमारे आउटपुट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। देखो वैसे वर्क कर रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली वैसे वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर इस चीज को भी हम करेंगे, मैं आपको कुछ और ऑप्शंस बता देता हूँ जो कि हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट जो स्टेटस कोड होता है वो 200 होता है। इधर हम आके अगर देखेंगे तो यहाँ पे स्टेटस कोड 200 आपको दिख रहा होगा, 200 ओके, ये चीज दिख रहा है। अगर हम चाहें तो यहाँ से स्टेटस कोड भी सेट कर सकते हैं। जैसे हमने हेडर सेट किया, इसके नीचे हम स्टेटस, ये स्टेटस के अंदर स्टेटस कोड हम 200, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम 2000 सेट कर सकते हैं। देखो जो कि वैलिड नहीं होता है, हमें 2000 नहीं सेट करना चाहिए। और ये देखो नेक्स्ट.js ने ये रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये जो ये है ना, ये इसी के रेंज में सेट करना है, 200 से लेके 599 तक। जबकि नोड.js के अंदर हम ऐसा सेट कर सकते हैं, मैंने ऐसा करके नहीं देखा था इसीलिए मैंने सेट कर दिया। नोड.js के अंदर हम कुछ भी सेट कर सकते हैं, वो वैसे ही रिटर्न हो जाएगा और यूआई के अंदर दिखेगा भी। तो हम यहाँ पे 500 सेंड कर सकते हैं, 599 तक कर सकते हैं, तो मैं 587 कर देता हूँ, ठीक है। अभी आप देखना, तो यहाँ पे मैं एक बार देखता हूँ रिस्टार्ट होगा कि नहीं। ये एक बार मैं ऐसे ऐसे एंटर प्रेस करता हूँ, देखो ये रिस्पॉन्स प्रॉपरली आ रहा है, और ये 507 जो कि एक सर्वर साइड एरर का वो होता है, ये अननोन यहाँ पे ये एरर दिखा रहा है। एक बार मैं यहाँ पे वैलिड में 201 भेज देता हूँ, 201, तो 201 तब भेजना चाहिए जब हम कुछ सर्वर के ऊपर क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर देखो ये क्रिएटेड है, ठीक है। तो ये अभी इस केस में 200 रिस्पॉन्स एकदम सही है, जो कि बाय डिफॉल्ट रहता है। डिफॉल्ट यहाँ से रिस्पॉन्स चला जाता है, और यहाँ पर ओके दिखा रहा है, ठीक है। इस चीज को हम टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, उस टेक्स्ट को हम चेंज कर सकते हैं स्टेटस टेक्स्ट, इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लिख सकते हैं ओके गूगल, ठीक है, कुछ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं और एंटर प्रेस करेंगे। इधर आके देखेंगे तो देखो ओके गूगल यहाँ पे लिख के आ रहा है। इधर हम चाहें तो प्रो कोडर लिख सकते हैं, प्रो कोडर, लेकिन डिफॉल्ट टेक्स्ट हमें छोड़ देना चाहिए। डिफॉल्ट टेक्स्ट जो होता है वो सही रहता है। ये जैसे हम क्रिएटेड के टाइम पे हम टू डू क्रिएटेड ऐसा हम बोल सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट छोड़ना ज़्यादा सही रहता है। बस मैंने ये बता दिया कि स्टेटस कोड और स्टेटस टेक्स्ट किस तरह से हम सेट कर सकते हैं, और जितने भी हेडर्स हैं सब हम यहाँ पे सेट करेंगे। अगर मैं इसका हेडर ये मैं कर दूं वीडियो स्लैश MP4, ये कर देता हूँ, जबकि यहाँ पे हम जेसॉन डेटा भेज रहे हैं, ठीक है। तो आप देखना क्या होगा, इधर एक वीडियो प्लेयर खुल जाएगा। मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो वीडियो प्लेयर खुल गया है। ये ब्राउजर को लग रहा है कि अभी वीडियो आएगा, लेकिन हम वीडियो भेज ही नहीं रहे, तो जेसॉन डेटा भेज रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे ऑडियो 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 स्लैश MP3 कर देते हैं, तो भी ये ऑडियो भी शायद ऐसे ही प्ले होता है, या फिर ऑडियो का प्लेयर दूसरे ऐसे दूसरे स्टाइल से बन के आता है, तो ऑडियो का प्लेयर अभी बन जाएगा, नहीं बना, शायद ये ऐसे ही रहता है, ऑडियो भी ऐसे प्ले होता होगा, हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका यूज करके वो पता करता है ब्राउजर की किस तरह का डेटा आएगा और उस तरह का
प्लेयर बना देता है। अगर हम यहाँ पे application/pdf कर दें, pdf, ये जो है कंटेंट टाइप, ये क्या होता है, ये एक माइम टाइप होता है। यहाँ पे देखो, ये एक पीडीएफ, यहाँ पे पीडीएफ डॉक्यूमेंट पढ़ने की कोशिश कर रहा है और ये बोल रहा है एरर कि पीडीएफ डॉक्यूमेंट नहीं रिसीव हुआ। इसको देखो, पीडीएफ का व्यूअर ओपन हो गया, ऐसे पीडीएफ का व्यूअर रहता है और ये एरर भी दे रहा है, फेल टू लोड पीडीएफ डॉक्यूमेंट। और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज हम पास कर सकते हैं, तो हम बहुत सारी वैल्यूज पास कर सकते हैं। आपको बस ये सर्च करना है माइम टाइप्स बस, और आपको ये पूरा लिस्ट मिल जाएगा यहाँ पर, कौन कौन से फाइल टाइप के लिए कौन कौन सा ये पास करते हैं। ठीक है, जैसे कि इमेज के लिए image/png या jpg, ऐसा हम सेट कर सकते हैं। तो अब ये इमेज ओपन करेगा जो कि सही से लोड नहीं होगी। देखो, ये इमेज का ये ओपन हो रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि सर्वर से हम जो भी बताएंगे, ब्राउजर वो मान लेगा कि वही डेटा भेजा जा रहा है और हमें वही डेटा भेजना चाहिए जो कि हम भेज रहे हैं, मतलब वही कंटेंट टाइप भेजना चाहिए जिस तरह का डेटा भेज रहे हैं। तो इस केस में हम JSON डेटा भेज रहे हैं, तो हम फिर से इसको चेंज करके application/JSON ये कर देंगे, हम ये प्रॉपरली JSON डेटा को ये दिखा पाएगा। ठीक है, और ये सारा काम ऑटोमेटिकली बस एक लाइन का कोड कर देगा, और ये रनिंग ये वाला मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो बस इतना है। ठीक, इतना कर देंगे तो हमारा टू डू का एक राउट बन जाएगा। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यही एक लाइन बतानी थी, इतना टाइम क्यों लग रहा है बताने में, सिंपल सा चीज़ है। लेकिन मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, पॉसिबिलिटीज दिखा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे बनाना होता टू डू तो मैं एक ही वीडियो के अंदर 1 घंटे के अंदर पूरा सब कुछ बता के ख़त्म कर दूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या यहाँ पे एक्सप्लोर किया जा सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें हम क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। वो चीज़ें समझना ज़रूरी है, कैसे बिहाइंड द सीन्स वर्क हो रहा है, कैसे हमारा ब्राउज़र समझ पा रहा है कि ये JSON डेटा है, कैसे वीडियो प्लेयर अपने आप स्टार्ट हो जाता है। ये सब कुछ कंटेंट टाइप से होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि गेट राउट कैसे क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, और इससे पहले कि मैं इंप्लीमेंट करूं, मैं आपको टास्क देता हूं। आपको एक सिंगल टू डू का राउट इंप्लीमेंट करना है। जैसे कि आपको टू डू /1 के ऊपर जाना है, तो जैसे आप टू डू /1 के ऊपर जाएंगे तो केवल एक टू डू खुलेगा, पूरा एरे नहीं दिखेगा, केवल एक ऑब्जेक्ट दिखेगा। इतना आपको सर्वर के ऊपर फाइंड करना और यहाँ पे सेंड करना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस राउट को फिक्स करेंगे, आप खुद से बनाएंगे, खुद से ट्राई करेंगे, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम सिंगल टू डू का गेट राउट इंप्लीमेंट करेंगे।